बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखने वालों को, सुनने वालों को हमारी पूरी टीम की जानिब से, टैलेंट ग्रुप की जानिब से ईद मुबारक। पॉलिटिकल टॉक विद फ़ायज़ा बुखारी के ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। नाज़रीन और हाज़रीन, आप सब जानते हैं कि ईद उल मुबारक आ चुकी है और रमज़ान मुबारक के बाद एक बहुत खूबसूरत सादत जो हमें मिलती है वो ईद की होती है। आज का खुसूसी प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ, कुछ ऐसे स्टार्स के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपना ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं और इनकी ईद और हमारी ईद कितनी मुख्तलिफ होती है और कोरोना के बाद अपनी ईद को किस तरह से देखते हैं। मैं आज मौजूद हूँ जिस सेलिब्रिटी के घर में, जिस स्टार के घर में, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम। बात की जाए तो हमें ओवरऑल सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, बाउलिंग करते हुए भी नजर आते हैं और हमें बैटिंग करते हुए भी नजर आते हैं। मैं मौजूद हूँ अब्दुल रज़ाक साहब के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब का कि जिन्होंने आज हमें वक्त दिया। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपना ईद का दिन किस तरह से गुजारते हैं। आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि आज लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आपको ईद मुबारक। नहीं, ईद में खैर मुबारक। वैसे आपको कैसा लगा कि अगर ईद वाले दिन को शाम के वक्त अचानक ऐसे आ जाए? भाई ये कि फैमिली के साथ बिज़ी थे और आप आए हैं अचानक, तो कोई सी बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ईद पे एक ये प्रोग्राम भी हो जाएगा और लोग भी सुन लेंगे कि जी हमारा कैसा दिन गुजरता है। एग्जैक्टली। अच्छा अब्दुल रज़ाक, पहले मुझे ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक क्या समझते हैं कि उनकी बचपन की ईद अच्छी थी या अब की ईद अच्छी है? ईदी लेने में मज़ा आता है या ईदी देने में मज़ा आता है? देखिए, बचपन ही है और बचपन की ईद मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट होती है। और जो एक्साइटमेंट होती है रोज़ों के बाद ईद का आना, ईदी मिलना, और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं। जैसे चना चाट है, बोतलें हैं। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो मिरिंडा की बोतल हमें बड़ी पसंद थी, और फिर बेंस भी थी एक बोतल जो मैंगो का टेस्ट देती थी। तो जितनी ईदी मिलती थी 10 या 15 रुपये मिलते थे, हम सारी की सारी जो है ना ये बोतलों पे उजाड़ देते। अच्छा, ईद वाले दिन ज़्यादा इंतज़ार ईदी का होता था या घर में पकने वाले मज़े मज़े खानों का होता था? देखिए, बचपन सबका ही ऐसा होता है, और जैसा कि रोज़े रखना बड़ा मुश्किल होता था, बिल्कुल। और उसके बाद फिर डेफिनेटली एकदम से आप लंच और ब्रेकफास्ट एकदम से आप स्किप करते हैं, तो ये मुंह में पानी आता था उस वक़्त कि जी अब ईद आएगी, हम फिर सवैयाँ खाएंगे, फिर कोई गोश्त खाएंगे, और ईदी का अपना ही मज़ा था लेने का, और उसके बाद घूमने फिरने का। क्या चीज़ खुसूसी तौर पे अम्मी से फरमाइश करके बनवाई जाती थी कि अम्मी ईद वाले दिन और कुछ पके ना पके लेकिन ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए? नहीं, उस वक़्त हम सवैयाँ ज़्यादा खाते थे, और सवैयाँ भी वो हाथ की बनी हुई जो घर में बनाई जाती थी, होममेड, उनका तो टेस्ट ही क्या होता होगा। जी, बहुत अच्छा टेस्ट था, और वो हम बड़े शौक से खाते। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, अब माशाल्लाह से अपने बच्चे हो गए, फिर अपने बच्चों को आज आप जब देखते हैं, क्या समझते हैं कि आपके बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में क्या फ़र्क है? आपकी ईद जो थी वो किस तरह से होती थी और आज के बच्चों का ईद का त्यौहार कैसा है? देखिए, काफ़ी फास्ट हो गई है अब जो दौर चल रहा है, और बच्चों में आपने देखा कि गैजेट्स का ज़्यादा ये रुझान है, कंप्यूटर का दौर है। बिल्कुल। और बच्चों में ये जो है, जैसे हम थे, हमें पता ही नहीं होता था कि मोबाइल क्या है या कंप्यूटर क्या है। हमें ये होता था कि आउटडोर हम अपने आप को एक्टिव रखते थे, ग्राउंड्स में या पार्क में। तब थोड़ा सा ये सेटबैक हुआ है, जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनमें ये थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि आप ये डिजिटल कामों से या आर्टिफिशियल कामों से निकलें बाहर, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो असल लाइफ। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, तो फिर लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी ईदें कैसे गुजरती होंगी, नॉर्मल अपनी लाइफ में वो लोग कैसे होते होंगे। ये मेरे बहुत सारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आज ईद वाले दिन अब्दुल रज़ाक ने क्या किया और अब्दुल रज़ाक की ईद कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईद का मतलब क्या है, और जो इस्लाम में हमें ये दी गई है, ये दिन दिया गया है, उसका मतलब क्या है। हमें इन चीज़ों का नहीं पता, हमें अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि ईद का मतलब होता है खुशी वाला दिन, और आपस में प्यार मोहब्बत वाला दिन, और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाला दिन। बिल्कुल। तो ये ऐसे त्यौहार होते हैं, हमें
जो इस्लाम ने अवेयरनेस दी है हर काम में। आप देखें इस्लाम में अगर हम नमाज का भी जाते हैं तो उसकी डेफिनेशन और है, ज़कात में जाते हैं उसका क्राइटेरिया कोई और है, अगर हज हम करते हैं उसका बिल्कुल मेंटली तौर पे आपने आपको चेंज करने का होता है। काफ़ी चीज़ें जितने भी इस्लाम के अहम रुकन है अगर वो देखा जाए तो उनका मकसद कुछ और है। जब आप उस मकसद को हिट नहीं करेंगे जो आपका टारगेट है, जो इस्लाम ने हमें अवेयरनेस दी है, तो फिर जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। और ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। बिल्कुल। खुशी जब आपके अंदर होगी तो फिर आप खुश होंगे। आप सम टाइम आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी ऐसा काम लाइफ में होता है तो हम नहीं कहते कि आज तो हमारी ईद होगी। तो मकसद यही है कि ईद का खुशी का दिन और मैं खुशियाँ बांटने का भी दिन कि जिस दिन आप दूसरों के साथ खुशियाँ बांट रहे होते हैं। अच्छा, अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि शायद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी नॉर्मल लाइफ जो है वो बड़ी टफ होती है क्योंकि उनके फैंस भी होते हैं, उनका अपना एक कैरियर होता है। बच्चों को और फैमिली को आप कैसे ईद पे मैनेज करते हैं और अपने फैंस के साथ किस तरह से राब्ते में रहते हैं ईद के दिन? देखिए आजकल व्हाट्सएप का दौर है और व्हाट्सएप पे काफ़ी ईद मुबारक हो जाती है। और अब दौर ऐसा आ गया है कि फ़ोन पे कॉल करना या सुनना ये भी थोड़ा हैक्टिक लग रहा है। जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी एक अपने अच्छे मुकाम पर है, तो अब ये व्हाट्सएप का दौर है, मैसेज का दौर है, इसी चीज़ से सारा कुछ रिकवर हो जाता है। सही। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ अब्दुल रज़ाक की लाइफ की तरफ कि अब्दुल रज़ाक जो हैं, कैसे ख्याल आया कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा और क्रिकेट ही क्यों खेली? क्या कभी ये ख्याल नहीं आया था कि मैं कोई डॉक्टर भी बन सकता हूँ, कोई टीचर भी बन सकता हूँ, या मेरे अंदर कोई और स्किल भी है मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ, क्रिकेट ही क्यों? देखिए पहली बात तो हम बड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इतने सोर्सेज नहीं थे, इतनी आमदनी नहीं थी वालिद साहब की कि हमें वो अच्छी तालीम दे सके जी। और हम नॉर्मल स्कूल में, हमारा जैसे आम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में, वहाँ फ़ीस भी कम होती है। तो ये एक हमारी लाइफ में ये था कि हमें शुरू से ही ऐसी तालीम मिली। ऐसी तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में आपको पता है कि स्टैंडर्ड बहुत कम होता है पढ़ाई का, तो वहाँ पे एक्टिविटी दूसरी जो खेलों में है या स्कूल ना जाना, ये आपको अच्छा लगता था कि स्कूल में अगर आप 6 दिन जाते हैं तो उस पर 6 दिन जाते थे, तो उसमें से 2-3 दिन आप वैसे ही आप छुट्टी अपनी खुद ही कर लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये आपके लिए बड़ी मज़े की बात थी कि छुट्टियां हो जाती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हाँ जी, तो वो एक स्टैंडर्ड भी ऐसा था स्कूलों का। और फ़ीस के भी पैसों के लिए प्रॉब्लम होती थी वालिद साहब को कि जी फ़ीस हम कहाँ देते, वो ये प्रेफरेंस देते थे कि अब जो जितना भी 5, 6, 7, 10 क्लासें पढ़ ली हैं उसके बाद जो है ये आप कोई जॉब शॉप करें या काम करें जी। तो हमने फिर मैट्रिक तक बड़ा अच्छा पढ़ा, इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे पर क्रिकेट का शौक़ था। फिर मैट्रिक के बाद हमने क्रिकेट शुरू कर दी, तो वालिद साहब ने भी कहा ठीक है आप अगर नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें, तो उनको ये था कि हमारी फ़ीस बच जाएगी। सही। तो फिर हम क्रिकेट में लगे और फिर उसके बाद क्रिकेट बन गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब्दुल रज़ाक जो हैं एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, आपने मतलब बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और दोनों ही जगह पर आपने अपने आप को मनवाया। बंदे के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, या वो एक अच्छा बॉलर होता है या वो एक अच्छा बैट्समैन होता है। ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक प्रैक्टिस मांगती हैं, एक टाइम मांगती हैं। देखिए ये एक आपके पैशन की बात होती है। जब आप थोड़ी सी होश संभालते हैं, जो भी स्पोर्ट्स आप चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आता है कि यार कि ये बंदा चौके छक्के मार रहा है, इसने 50 रन किए, इसने 100 रन किए, तो ये इसको कितना मज़ा आ रहा होगा। तो वो माइंड में वो चीज़ आ गई कि मैंने भी इस तरह की बैटिंग करनी है। फिर बॉलर को देखा यार ये आउट करके कितना खुश होता है और ये रन्स भी नहीं देता, तो ये भी चीज़ हमारे माइंड में बचपन में ही आ गई कि लोग फिर दोनों चीज़ें तालियां भी कितनी बजाते हैं। फिर दोनों चीज़ें हमारे माइंड में आ गई। फील्डिंग का शौक़ नहीं था, कोई फील्डिंग का कोई उस वक्त कोई इतना स्टैंडर्ड नहीं था जैसे अब मोहल्ले की क्रिकेट में खेलते हैं, तो बॉलिंग बैटिंग का ही होता है ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें जब मैंने देखी और अपने माइंड में अडॉप्ट कर ली, तो फिर मैंने कहा मैंने भी इस तरह ही बनना है, ठीक, बैटिंग एज ए बैट्समैन और जब बॉलिंग एज ए बॉलर। तो यही वजह थी जिसकी वजह से फिर ऑलराउंडर बने। अच्छा, आपका अपना जो फेवरेट प्लेयर वो कौन था जिसको आप समझते हैं कि मैं उसका बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ? हाँ जी, इंस्पायर जो था मैं इमरान खान थे, उसके बाद वसीम अकरम थे जो मेरे आइडियल थे, तो इनको मैं बड़ा फॉलो करता था। और इंटरनेशनल प्लेयर्स में कौन था? इंटरनेशनल प्लेयर में कोई इतने ख़ास नहीं, क्योंकि हमने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको यही मैसेज है कि जब भी आप क्रिकेट अगर खेलना शुरू करें तो जो अपने स्टार हैं उनको फॉलो करें।
जब अब्दुल रज़ाक ने पहली दफ़ा इमरान खान को देखा या वसीम अकरम को देखा, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब एक बंदा नया नया एक फील्ड में जाता है, अभी वो इतना सही मानों में प्लेयर भी नहीं बना होता और इतने बड़े स्टार्स एकदम से सामने आ जाएं जिनको आप स्क्रीन पे देखते थे और उनके मैचेस आप देखकर खुश होना, उस पर अप्रिशिएट करना, तो इन लोगों को देखकर क्या तासुरात थे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे, तो इन लोगों की तरफ जाना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। ट्रायल्स हुए पेप्सी अंडर 16 में, मैंने जब बॉलिंग की तो इमरान खान आए, तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि इमरान खान आज ग्राउंड में आ रहे हैं। LCC ग्राउंड में ट्रायल थे, तो ये जब आए तब इन्होंने कहा जी अब्दुल रज़ाक जो है ये अच्छे फास्ट बॉलर लग रहे हैं, इनकी रिस्ट अच्छी लगती है। इन्होंने स्टेटमेंट दी, अखबार में आया, तो उस वक्त इमरान खान का बयान किसी के बारे में आना, वो समझ लें कि आप के लिए कितना अच्छा होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी एक दरवाज़ा खुल जाता है कि इमरान खान ने तारीफ़ कर दी। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था पेप्सी अंडर 16 से। तो उसके बाद फिर वसीम अकरम जब पाकिस्तान टीम में नाम आया, तो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना या ग्राउंड में प्रैक्टिस करना या मैच खेलना, तो ये कंफ्यूज नहीं होते थे? कभी डरे हो, ओहो बंदा अच्छी वाली परफॉर्मेंस दे रहा होता है लेकिन जैसे ही वसीम अकरम सामने आ गए या इमरान खान सामने आ गए तो बंदा अपनी परफॉर्मेंस ही भूल जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं होती, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। और ये बड़े स्टार थे और उनको मिलना बड़ा इम्पॉसिबल था आम लोगों के लिए। और एकदम से आप टीम में आए तो फिर आपके साथ हो, आप खेलने भी साथ, प्रेशर होता है, पर ये कि वो वहाँ ये भी होता है कि यहाँ अगर हम आ गए हैं तो यहाँ परफॉर्म भी करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वसीम अकरम के सामने परफॉर्म किया, फिर उन्होंने काफ़ी बैक भी किया और क्रिकेट भी उनके अंडर खेले और अच्छे क्रिकेटर बने। जब पहली दफ़ा इंडिया के साथ मैच खेला गया या आप इंडिया जाके मैच खेल कर आए, क्योंकि इंडिया का ग्राउंड आप समझ लें मैदान जंग होता है कि एक पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो रहा था, बल्कि वो दो मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने होती हैं कि क्राउड इतना शोर कर रहा होता है। जब पहली दफ़ा ये मैच खेला था तो क्या तासुरात मिले थे? कोई कन्फ्यूजन हुई हो या क्राउड जो है वो ऑलरेडी इतना प्रेशर एक बना चुका हुआ होता है, तो कैसा महसूस हुआ था? देखिए, जब आप पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने आप को डेफिनेटली मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रखना पड़ता है, आपकी विल पावर भी होनी चाहिए और फिज़िकली भी फिट होना चाहिए। तो जब इनके साथ मैच था तो हमारे सीनियर से हमने यही सीखा कि जितना क्राउड बैठा हुआ है, 100 में से 90% हमारे खिलाफ है, 10% हमारी तरफ है। तो ये जो 90% क्राउड है, इनको आपने चुप कराना है। वो चुप इस तरह ही होंगे कि अगर आप बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करें, बैटिंग में रन्स करें, तो तब ये चुप होंगे। तो यही हमें एक मैसेज मिला, तो हमने इसी पे फोकस किया अपनी परफॉर्मेंस की तरफ। बॉलिंग में हमने आउट भी करना है, रन भी रोकने हैं, और जब बैटिंग आई तो उसमें रन भी करने हैं। तो ये हमारे माइंड में था, तो जिसकी वजह से वो जब आप एज ए वन नेशन, एक यूनिट होकर खेलते हैं एज ए यूनाइटेड, तो फिर ये चीज़ें पीछे हट जाती हैं, फिर आपको पूरा अपना अचीव कर पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ता है। क्या समझते हैं कि उस वक्त तेंदुलकर भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, कितना टफ टाइम दिया, या आपकी नज़र में किस गैर मुल्की टीम को आप ये देखते हैं कि वहाँ का प्लेयर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा? जैसे हमारे यहाँ आपके लिए या शुएब अख्तर के लिए बाकायदा एक कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते थे कि शुएब अख्तर आएगा तो नॉकआउट कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, उसकी बॉल जो है वो सम टाइम शुएब अख्तर साहब जज्बात में आके अक्सर औकात वो बंदे के नाक पे भी बॉल मार देते थे या उसकी टांग पे भी मार देते थे। तो ऐसा कोई प्लेयर जिसका खौफ और टेरर अब्दुल रज़ाक को हुआ हो? देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो थे वो काफ़ी टफ थे। एक तो फिज़िकली मैं समझता हूँ वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना, ये क्रिकेट वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत टफ है, और वहाँ की पिचेस, ग्राउंड वगैरह हर चीज़। और उस वक्त जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे उनके, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, मैग्रा, शेन वॉर्न, तो ये ऐसे गिलक्रिस्ट, ये ऐसे प्लेयर थे कि ये समझ लें कि 5 प्लेयर नहीं, ये 5 टीमें थी। तो एक एक प्लेयर टीम संभाल लेता था, एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, मैच जीत गया आपके। तो आप इनको, ये जो आपके माइंड में इनका जो डर था, खौफ था, वो रहता था यार कि ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको जो है ना, इनके खिलाफ खेलना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, दोस्ती किसके साथ ज़्यादा रही है अब्दुल रज़ाक की? और जब आप लोग एज अ टीम इकट्ठे होते थे, कौन सा बंदा किस तरह की हरकतें किया करता था? क्योंकि मैच खेलने के बाद जब आप लोग रिलैक्स हो जाते थे तो सबसे ज़्यादा शरारती कौन था टीम में? देखिए, ये भी एक टीम वर्क होता है, और अगर 16 की टीम है तो इसमें बड़ा अच्छा होता है कि
ऐसे लोग भी होने चाहिए जी। और जिससे आप मजाक भी कर सकें, हंसी मजाक भी चलना चाहिए। जैसे हमारी टीम में मोहम्मद यूसुफ थे, शुएब मलिक थे, शुएब अख्तर थे, शाहिद अफरीदी थे। रातों को छुप छुप के कौन बाहर निकला करता था? देखिए ये ऐसा तो नहीं होता था क्योंकि ये कोई स्कूल की टीम तो नहीं थी और जो भी जाता था बता के जाता था। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब आपको रंगे हाथों किसी न किसी होटल के अंदर खाना खाते हुए या आउटिंग करते हुए पकड़ा जाता रहा है कि भाई ये क्या आप लोगों को कहा गया है जाके रेस्ट करें, तो ये क्वालिटी शुएब अख्तर के अलावा और किस किस पे पाई जाती थी कि जो भाग जाया करते थे? देखिए ये चीज़ें जो है ना ये भी टीम के साथ चलती रहती हैं, पर ये कि जब आप टूर पे होते हैं तो बड़ा फोकस होता है आपको और मैनेजमेंट को बता के तकरीबन जाते हैं कि जी हम 2 घंटे के जा रहे हैं, 3 घंटे के जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें चलती रहती हैं, इससे थोड़ा मेंटली तौर पे आप रिलैक्स होते हैं और आप जो है कि अपनी एक लिमिट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। एग्जैक्टली। नाज़रीन, आप लोगों ने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, ईद का प्रोग्राम है, अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम अब्दुल रज़ाक से जानेंगे कि अब्दुल रज़ाक अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे थे और इनकी और पसंदीदा शख्सियात कौन रही हैं। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज। ये धरती खूबसूरती की आमाजगाह है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीजें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद मुबारक। पाकिस्तान टैलेंट न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ और खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल रज़ाक साहब के साथ कि वो एज अ टीम किस तरह से उन्होंने प्लेयर के तौर पर किस तरह से खेला और किस तरह से परफॉर्म किया। ये तो होगी कुछ ऐसी बातें कि जिस पे हमने जानने की कोशिश की अच्छा दोस्त कौन रहा और ज़्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बनती थी अब्दुल रज़ाक की? शाहिद अफरीदी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। अच्छा। शुएब अख्तर भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और ये कि ज़्यादा टाइम शाहिद अफरीदी के साथ। लाला की शख्सियत जो है वो गुस्से वाली नहीं है, क्योंकि पठान बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है और स्ट्रेंजर्स के लिए होगा, पर ये कि बड़े फ्रेंडली है और हंसी मजाक भी करते हैं। ठीक हो गया। और जब हम बात करते हैं लाला की पर्सनालिटी के हवाले से, कोई ऐसा वाक़या जो आप मेरे नाज़रीन को बताना चाहें कि कोई एक ऐसी बात जिस पे आप समझते हैं कि आज भी कभी अकेले में बैठते हुए इस चीज़ को सोचता हूँ तो हंसी आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ चीज़ें होती हैं बंदा वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, पर ये कि मेरी तबीयत ख़राब थी ऑस्ट्रेलिया में जी, तो बाहर हैप्पी न्यू ईयर का
न्यू ईयर था, उसका ना सेलिब्रेट करना था सब ने, और लाला जो है वो कहते हैं कि जी मैंने नहीं जाना, मैंने आपके साथ ही रहना है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने फिर सारा टाइम मेरे साथ ही गुजारा। और थोड़ा सा बुखार था उस वक्त, तो हम इकट्ठे ही बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पूरे दोस्तों के अंदर खाने पीने का शौक किसको ज़्यादा था, या कौन था जो बार बार फोकस करता था कि यार बातें भी होती रहेंगी लेकिन पहले खाने का काम होना चाहिए? देखिए, शायद अफरीदी को ज़्यादा और शुएब अख्तर को। ठीक, ये दो ऐसे थे जिनको खाने का बहुत शौक था। सही। और कौन ऐसा था कि जिसकी आदत ऐसी होती थी कि वो मीसनों की तरह बैठ के बातें भी करता था और फिर जाके दूसरी तरफ भी बैठ जाता था? कोई ऐसा बंदा तो ज़रूर होता होगा। नहीं, देखिए ऐसी नहीं चीज़ होती, क्योंकि एक टीम होती है ना, तो हर एक प्लेयर का एक मकसद होता है कि जी यहाँ पे आए हैं, परफॉर्म करना है और हमने हर एक के लिए अच्छा सोचना है। सही। तो ये जितने भी प्लेयर्स थे, ये इनमें बड़ी अच्छी चीज़ यही थी कि ये सब के लिए अच्छा सोचते थे और खुश होते थे। शुएब अख्तर जब किसी को एक्स्ट्रा बॉल के साथ ज़ख्मी करके आते थे, किसी की सर पे मार दिया, किसी की नाक पे, किसी की टांग पे, वापस आने के बाद जब आप लोग आपस में बैठ के बातें करते थे तो असरात क्या होते थे? मुस्कुरा रहे होते थे कि मैंने उसको यूं कर दिया, ऐसे कर दिया? नहीं, देखें ये क्रिकेट है और हर जज्बाती हो जाते थे बहुत हर जल्दी। फास्ट बॉलर होता है वो ट्राई करता है शॉर्ट पिच करने की, और अगर अब मैं समझता हूँ अगर मैंने 100 शॉर्ट पिच की हैं तो उसमें हार्डली 1 या 2 बॉलें लगेंगी, तो ज़्यादा बॉलें नहीं लगती और सम हाउ लग जाती है और ऐसी लगती है कि बड़ी डेंजरस हो जाती है। शुएब अख्तर ने गैरी क्रिस्टन को मारा था बॉल, काफ़ी उसको वो नाक पे लगी थी। तो ये उस वक़्त शॉर्ट पिच काफ़ी डेंजरस बॉल था, अभी भी है, पर ये कभी इन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दे दी है थोड़ी सी कि अब 2 जो बाउंसर उसके लिए नहीं कर सकते। सही। तो अब तो अच्छे हेलमेट भी आ गए हैं, काफ़ी प्रोटेक्शन मिल गई। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता हाँ, था। अच्छा, अब्दुल रज़ाक की फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? किसको शौक से आप देखते रहे या किसके आप फ़ैन होते थे? देखिए, जब हमने होश संभाला तो मधुबाला की मूवीज़ देखी और वो अच्छी लगती थी। पाकिस्तान में हमारी नीली थी और शबनम थी, तो और एक नीलो थी, ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती थी। सही। और मर्दों में कौन सा आपको एक्टर ज़्यादा पसंद रहा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नदीम थे और वहीद मुराद थे, मुनव्वर ज़रीफ थे, रंगीला थे, ये काफ़ी अच्छे एक्टर। तो आज की एक्ट्रेसेस को कैसे देखते हैं? ये तो आपने सबके नाम लिए जो एक काम में, एक एरा में काम करके जा चुके हैं, आज भी बड़े बड़े नाम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आज के दौर में आपके समझते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस जो है वो अच्छा काम कर रही हैं? देखिए, थोड़ा सा सेटबैक आया है पाकिस्तानी ये फिल्म इंडस्ट्री में, और जैसा कि आज से 25-30 साल पहले था वो बूम नहीं है। अब तो काफ़ी मूवीज़ बन रही हैं, अब तो काफ़ी देखी नहीं, कभी रिसेंटली जो मोहम्मद राना की मूवीज़ थी ये देखी, और ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, शान है हमारे। तो ये इस तो लड़कियों में कोई वो खास नहीं कोई। अच्छा, हमने देखा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये भी किसी के फैंस होते हैं, लेकिन इनकी फैंस में अक्सर औकात कुछ इंडियन स्टार्स भी शामिल होते हैं, कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल होते हैं। तो जब अब्दुल रज़ाक कहीं बाहर निकले हों और उन्हें अचानक से किसी इंडियन स्टार ने कहा हो कि आप अब्दुल रज़ाक हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उस वक्त क्या फीलिंग थी और वो स्टार कौन थी? कभी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ये एक ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं कि ये जो भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं या डेलिबरेटली लोग ये कहते हैं, वर्ड ये देते हैं, और अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं वहाँ पे कोई ऐसी मॉडल या कोई ऐसी फिल्म स्टार या एक्टर हो, अगर वो कहे तो आदमी को इतना पता चल जाता है कि ये वैसे वक्ती तौर पे कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे। सही। और अगर देखा जाए तो इतना ख़ास कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, और सुन के ये चीज़ें जो है ना काफ़ी यूज्ड हो चुके होते हैं। सही। लेकिन आप ये कि काफ़ी मोहतात रहे हैं। मुताद बस ये ठीक है, फ़ैन का मतलब कुछ और होता है, फ़ैन को अब किस तरह लेके चलते हैं ये एक प्रॉब्लम होती है। कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि जो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन से मुराद है कि आपको एवरी टाइम वो जहाँ आप जा रहे होते हैं वो आपके पीछे पीछे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको बाकायदा वो आप पे नज़र रख के बैठे होते हैं कि हमने अपने इस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हमने इसको अकेला नहीं छोड़ना। ऐसा कोई फ़ैन आपने देखा अभी तक? हाँ, अभी 1-2 फ़ैन ऐसे थे, फैसलाबाद से थे कि वो मुझे फॉलो बहुत ज़्यादा करता है, घर पे भी आते ये सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा है थोड़ा सा ना। तो बाकी ये है कि अब वक्त चेंज हो गया
अब इन चीज़ों से काफ़ी मैं समझता हूँ लोगों को अवेयरनेस आ गई। सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक के, ये हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं कि अब की जो नए आने वाली क्रिकेट में हमारे जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, आज के यंगस्टर्स से हसन अली हो गए, बाबर आजम हो गए, इस तरह के जो हमारे प्लेयर्स हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये लोग कितना लकी हैं? आपके टाइम पे क्या फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और इनके लिए आज क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उस वक्त एक काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था और टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। और आपके सामने जिस तरह पाकिस्तान के नाम बड़े बड़े अगर हम गिनाने शुरू करें तो वो कम हो जाएंगे। तो उस वक्त उस टीम में जगह बनाना आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले बड़ा मुश्किल था। और फिर जब सारे प्लेयर रिटायर्स हुए, अब दरवाजे खुल गए हुए हैं। अगर आप देखा जाए तो जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, तो उनको बड़ी इजीली मौके मिलते हैं। और ये मैं समझता हूँ प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है। उस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, प्लेयर्स ज़ाया हो जाते थे कि अपना टाइम कि अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे सिलेक्शन हो, मैं पाकिस्तान टीम से खेलूँ। और काफ़ी प्लेयर ऐसे थे जो डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से क्रिकेट छोड़ गए। तो अब ये है कि काफ़ी चेंजिंग है इसमें ना, इस दौर में काफ़ी चेंज आ गई है। और आप 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, PSL भी आ गई है, उसमें अगर परफॉर्म करते हैं तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को हिट करते हैं। अच्छा, PSL को आप किस तरह से देखते हैं कि PSL के आने से आप क्या समझते हैं कि वो जो हमारा स्ट्रीट पे टैलेंट था उसके लिए कितना अच्छा चांस है कि वो एक अच्छे तरीके से बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा है। और मैं समझता हूँ हमने कोई 6-7 साल लेट शुरू की है PSL। अगर हम पहले करते तो बड़ा अच्छा होता। और PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप देखा जाए जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको क्रिकेट आती है, अल्लाह ताला टैलेंट दिया हुआ है, अगर वो PSL खेलते हैं तो वो उनको पाकिस्तानी खेलने की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा नहीं जितनी PSL की है। और अगर PSL में परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चॉइस बनते हैं पाकिस्तान टीम की। सही। अच्छा, जो आज के हमारे न्यू प्लेयर हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा लड़का जो है वो आगे अपना एक रिकॉर्ड सेट करेगा? जैसे बाबर आजम ने एक बाकायदा अपना एक रैकेट सेट किया है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह एक स्पार्क आप किस में देखते हैं, ऐसा एक और स्पार्क? देखिए सबसे पहले तो जितने भी अपने नाम लिए, बाबर आजम है, शाहीन शाह है, ये हसन अली है, फ़िटनेस का बड़ा ज़रूरी है। फिर अपने आप को फ़िट रखना, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिकेट ऐसी है कि अगर आप फिट नहीं होते तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। अगर आपने कोई रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं या आपने बड़ा नाम लेके आना है वर्ल्ड में, तो फिर आपको अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप फिट रहेंगे तो आप परफॉर्म भी करते रहेंगे। खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया हो या उनको गाइड किया जाता है क्या? देखिए अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। इसमें सारे क्रिकेटर्स हैं और बड़ा लुक आफ्टर करते हैं प्लेयर्स की, और उनकी फिटनेस का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी डाइट का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आप क्या समझते हैं कि आपके टाइम पीरियड में कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं थी? अगर वो होती तो इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता था। फैसिलिटी यही थी कि हमें सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना पड़ता था और यही हमारे लिए फैसिलिटीज़ थी। सही। बाकी जो जितनी ऑफ द फील्ड चीज़ें होती हैं उनमें इतने ज़्यादा नहीं था, ना फिटनेस का कोई था, ना कोई डाइट का था, ना कोई बताने वाला था। तो ये हम खुद ही सेल्फ मेड बने हुए। ठीक। तो अब ये है कि अब इनको हम अब तो बहुत सारी इजीली चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, अभी सारा प्लान इनको दिया जाता है। इनको पता होता है कि इतने 2 महीने के बाद हमने अपनी फिटनेस रखनी है, फिर 2 महीने के बाद फिर आपकी फिटनेस ट्रायल्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर सारा कुछ करना। ठीक, वक्त हो चलता है यहाँ पर मुख्तसर सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज ईद के साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आपके साथ मौजूद रहूँगी और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सिद्दीकी और ला रही हूं आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहां से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा, सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। लम्हा ब लम्हा रुख बदलती सियासत।
किसी का झूठ, किसी का सच, कहीं यू टर्न, कहीं राउंड अबाउट, चुपते सवालात, दो टोक गुफ्तगू, हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हम पूछेंगे, हम बताएंगे। पॉलिटिकल टॉक विद फाइजा बुखारी, सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर, अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा, अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा, अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा, हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ छोड़ा गया था उसे वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दिन है, हम बिना बताए आए हैं और हमारे साथ वो सब मौजूद हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कुछ प्लेयर्स के हवाले से। मैं चाह रही हूँ कि आज मेरे नाज़रीन जो हैं वो तमाम बातें भी जाने जो वो शायद नॉर्मल लाइफ में जानना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी पूछी जाएँ अब्दुल रज़ाक से जो शायद वो कैमरे के सामने बहुत कम करते हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब को मौसीकी का शौक है क्या? मौसीकी सुनने का शौक है, कभी गाना गाने की ट्राई नहीं की? थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, बस ये कि सुनने का ज़्यादा शौक है। तो जब आप गाना गाते हैं तो पास कोई बैठ के सुनता है या पास से लोग उठ के निकल जाते हैं? नहीं, अकेले ही गाते हैं बस। इसका मतलब है कि फिर वो अकेले की हद तक महदूद है। और किसको पसंद करते हैं और किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं? तो देखिए, शुरू से ही जो सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, इनका शौक है। और जैसे रफ़ी, किशोर और सैड सॉन्ग तो वो लोग सुना करते हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी में किसी को खो देते हैं। नहीं, बात ज़रूरी नहीं है, ये कि कुछ चीज़ें होती हैं होनी चाहिए, हिडन रहनी चाहिए। पर ये कि शुरू से ये शौक था। लता है, मोहम्मद रफ़ी कहना चाहिए, बहुत बड़े नाम। जी जी। तो इनके जैसे मेहंदी हसन हमारे, और अमानत अली, और काफ़ी कितने भी एक दो हैं जिन्होंने, उनकी आवाज़ में जब दर्द होता है ना तो वो अच्छा लगता है। आपकी ज़्यादातर रुझान जो है वो गज़ल की तरफ है या फिर नॉर्मल गानों की तरफ है? और आजकल जिस किस्म के गाने आजकल के सिंगर गा रहे हैं वो कैसे देखते हैं? वो नहीं, ये पुराने गाने अच्छे होते हैं। और गज़ल की तरफ भी है, जैसे कलाम जो पढ़ते हैं, जैसे नुसरत अली ख़ान साहब जब वो पढ़ते थे, और जितने भी बड़े बड़े सिंगर हुए हैं जिन्होंने भी कलाम पढ़ा है और दिल से पढ़ा है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जब प्लेयर थे, मैंने सुना है और इमरान खान साहब के भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे जिसमें बताया कि बाकायदा नुसरत अली ख़ान की जो कवाली है वो रूम्स में लगाई जाती थी जहाँ से प्लेयर्स ने होके जाना होता था। क्या मोटिवेशन मिलता था कोई उसके अंदर? आपको क्या मिलता था? कोई आप लोगों का मतलब क्या होता था? एनर्जी एक लेवल अप हो जाता था? डेफिनेटली। देखिए, ये जो क्रिकेट है देखने में बड़ी आसान लगती है, और जितना प्रेशर एक प्लेयर अपने माइंड में लेता है और लम्हा ब लम्हा प्रेशर आप फील करते हैं। बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी में और ग्राउंड में खेलते हुए क्रिकेटर में किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता, दोनों पे ही उतना ही प्रेशर होता है और लोग उनके ऊपर अपना फोकस करके बैठे होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फौज का जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, वो बड़ा टफ है, वो रियली टफ, क्योंकि वो तो आप ज़िंदगी और मौत के साथ खेल रहे होते हैं ना। लेकिन आपके साथ भी तो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, पाकिस्तान का मैच हारना या जीतना, इन देखिए दोनों वो तो सूरतों ठीक है, में। पर मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा इख्तलाफात करूंगा कि क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। प्रेशर उसमें भी होता है, उम्मीदें भी होती हैं, वहाँ पे आदमी रोता भी है, हंसता भी है, पर जो आर्मी है वो जो उनकी विल पावर है, जो उसमें मेंटली तो कोई स्ट्रॉन्ग शक नहीं है, है, वो तो उनको नहीं हम बीट नहीं कर सकते। अच्छा अब्दुल रज़ाक, कोई ऐसा मैच, कोई ऐसी सीरीज खेली हो कि जिसमें अब्दुल रज़ाक जो है वो काफ़ी सैड हो गए हो? सीरीज ऐसी नहीं, बस परफॉर्मेंस पे होता है। अगर आप टीम हारी हो और आप परफॉर्म भी ना कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से बंदा टॉलरेट करता है। और ये कि जब टीम जीतती है, आप परफॉर्म करते हैं, तो उतनी भी खुशी मिलती है। तो यही है कि आपका जो भी टूर कर रहे हैं, आपका टूर अच्छा होना चाहिए।
इस बात में कितनी सदाकत है कि जब अब्दुल रज़ाक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाया करते थे, बच्चों से मोहब्बत होने की वजह से तो कई दफ़ा जो है आपका टाइम ट्रैवल में गुजरता था कि आप पाकिस्तान आ जाते थे बच्चों को देखने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे हमारे टूर्स वगैरह, जैसे इंग्लैंड, दुबई, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे जो नियरेस्ट कंट्री थी, इंग्लैंड थोड़ा दूर है पर वो भी 1 फ्लाइट है, तो यहाँ पे हम इनको बुला लेते थे। और ये कि डेफिनेटली नेशनल ड्यूटी पे आप होते हैं, आपको कुछ सेक्रीफाई करना भी पड़ता है। और ये कि जब महीना या 40 दिन हो जाते तो उसके बाद फैमिली अलाउ होती थी, आप उसको बुला सकते थे। ठीक। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान आते थे तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। कोरोना को किस तरह से देखते हैं? मतलब कोरोना के आने के बाद हमारे त्यौहार बहुत मुतासिर हो गए हैं। पहले एक ट्रेंड होता था कि ईद वाले दिन घरों में जाया जाता था, फैमिलीज इकट्ठी होती थी, गैदरिंग करती थी, ईद मिलने का रवाज था, हम सब मसाजिद में इकट्ठे हुआ जाता था, इत्तिकाफ पे बैठा जाता था। अब की सारी रूटीन बदल गई है, तो क्या समझते हैं कि कोरोना से कितने हमारे त्यौहार जो है मुतासिर हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना को मान लेना चाहिए कि कोरोना है, और जो लोग नहीं मानते उनको कोरोना बड़ी जल्दी पकड़ता है। और एहतियात बहुत ज़रूरी है, आप किसी से हाथ ना मिलाएं और कोशिश करें कि मास्क का ज़रूरी है, बहुत मस्ट यू वेयर मास्क। तो ये चीज़ों पे हमें थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी, इसको थोड़ा फील करें। अगर हम सब मिल के एहतियात करेंगे कोरोना पे, तो ये मैं समझता हूँ कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और एज ए नेशन हमें ये काम करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज या धोना चाहिए। सही। और कोरोना की अगर आप बात करें तो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, इससे आपको मेंटली तौर पे भी आपको काफ़ी डाउन हुए हैं, क्योंकि आप जैसे एक अकेले हो गए ना, आइसोलेशन का शिकार हो गए, लोगों को मिल नहीं पा रहे, डिस्टेंस हो गया। मेंटली तौर पे रिलैक्सेशन थी ना कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैच खेल लें, फंक्शन अटेंड करें, कहीं भी जाएं, घूमें फिरें। तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ रिस्ट्रिक्शन हुई है, और ये हमारा ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। तो ये कि अगर हम एज ए कौम अगर हम इस चीज़ को थोड़ा फील करें ये कोरोना है, और एहतियात करें और सही तरह एहतियात करें जैसे करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, अगर हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते रहे, SOPs पे अमल करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस खतरनाक बीमारी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोरोना के हवाले से इन चीज़ों को अगर हम देख रहे होते हैं, तो इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि हमारी क्रिकेट कितनी मुतासिर हुई है, हमारी एकेडमीज़ कितनी मुतासिर हुई हैं, या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कितने मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पर ये कि लास्ट ईयर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक हुई है क्रिकेट, ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें से पाकिस्तान वाहद बोर्ड है जिसकी ने डोमेस्टिक करवाई है, और विद SOP और कोरोना के टेस्ट वगैरह सारे, और आइसोलेट करके होटल ग्राउंड टू होटल, ये बड़ा अच्छा PCB ने किया, और जिसकी वजह से हमारे बड़े अच्छे प्लेयर भी नज़र आए। अफेक्ट हुई है, और डेफिनेटली थोड़े से मैं समझता हूँ कि टूर्स वगैरह और जो प्रैक्टिस वगैरह जो मैचेस होते हैं इसमें थोड़ा सा कमी हुई है। और ये कि आस्ता आस्ता अल्लाह करे ये वैक्सीनेशन आ गई हुई है, इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह प्लेयर्स को लग चुकी है, अभी आपके सामने क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल उम्मीद है कि आइंदा 2-3 महीनों में और अच्छे इंतज़ाम हो जाएंगे, और ये कोरोना तो साथ चलता ही रहेगा, पर ये कि आप जितनी भी एहतियात कर सकते हैं। बात आप वाली आ गई कि अगर हम लोग इन चीज़ों को अमल दरामद करेंगे, उन बनाए हुए कवानीन को फॉलो करेंगे, तो फिर हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसी तरह से कोरोना SOPs के हवाले से, टीम्स के हवाले से बात की जा रही है, KPK की टीम को आप डील कर रहे हैं और आपकी टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या वजूहात हैं? एज अ कोच अपनी टीम को कैसे डील करते हैं और कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं, और उन बच्चों के साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं, नए प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ये मेरे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो आप भी KP से हैं, बिल्कुल, इसलिए आपको बड़ी खुशी है, मुझे पता है। और ये है कि देखिए, जो हमने सीखा और जितने कोचेज़ के अंडर हम खेले, कैप्टन्स के अंडर जो खेले, हमें पता है कि एज ए प्लेयर को क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है। बिल्कुल, किन चीज़ों से आप मेंटली डाउन होते हैं, किन चीज़ों से आप बूस्ट होते हैं। तो एज ए जब मैं कोच KP के हेड कोच उन्होंने बनाया, तो उसके बाद ये है कि मैंने इसी चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैंने 15, 16, 17 साल जो क्रिकेट खेली है, मैंने इसी तरह ही खेली है कि बड़े बड़े कोचेज़ भी आए, बड़े बड़े कप्तानों के अंडर भी खेले, उनके अंडर परफॉर्म भी किया, कुछ मैचों में नहीं भी परफॉर्म किया, तो क्या फीलिंग होती है प्लेयर्स की।
तो उन चीज़ों को मैंने फिर थोड़ा साइड पे किया, जिन चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है प्लेयर्स को, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया और उनके साथ मिल के काम किया। और ये कितना खूबसूरत पॉइंट है कि आपने वो जी चीज़ें जो आप समझते थे कि मेरे टाइम पीरियड में होनी चाहिए थी, आपने इन बच्चों को उस तरह से फैसिलिटेट किया। एज अ टीम आप क्या समझते हैं कितनी जिम्मेदारी होती है जब आप एक टीम को डील कर रहे होते हैं, और प्रेशर कितना होता है? देखिए, प्रेशर तो होता है अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप सबका अच्छा चाहते हैं और प्लेयरों को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके माइंड में आपका पर्सनली मैटर साइड पे होना चाहिए और आप बिल्कुल फोकस करना है अपनी टीम के प्लेयरों पे, और उनको आपने मोटिवेशन देनी है, कॉन्फिडेंस देना है। आज जब आप अपने पर्सनली मैटर की बीच में लेके आएंगे तो फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेवरेटिज्म को किस तरह देखते हैं कि फेवरेटिज्म क्या किसी गेम के लिए अच्छा होता है? देखिए, वो डिफरेंट चीज़ है, पर ये कि आप जितना मेरिट पे आप रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है और आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे। आपकी नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, आपने सबको एक जैसा ट्रीट करना है। तो मेन ये है कि जितना आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, बूस्ट करेंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी और फिर आपका एक एम जो है ना वो बिल्कुल फोकस होगा। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला भी मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के हवाले से, क्रिकेट पे इतनी बात होती है, क्रिकेट पे इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने ज़्यादा उनके लिए इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, हमारी बाकी गेम्स भी तो हैं, बाकी गेम्स पे इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता? हॉकी एक अच्छी गेम है, इसके अलावा आउटडोर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप खुद बड़े अच्छी स्नोकर खेलते हैं, तो इस तरह की गेम्स पे क्यों नहीं और फोकस किया जाता? बिल्कुल अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं समझता होना चाहिए। अब देखें, जिस चीज़ से आपको कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है, एक डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है क्रिकेट में। तो इसी वजह से क्रिकेट जो है ना ऊपर जा रही है। और आपको पता हो कि ICC है, उसके फिर अंडर सारे कंट्रीज़ आते हैं, तो फाइनेंशियली जितनी भी सपोर्ट मिलती है सारा वो आपस में रोटेट करते रहते हैं। तो दूसरी गेमों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के साथ स्पॉन्सरशिप नहीं है, और मेन प्रॉब्लम स्पॉन्सरशिप की है हाँ, सारी। तो बात यह है कि अब क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान इसलिए कि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है और इसमें आपको अच्छा स्कोप मिल जाता है, आपकी लाइफ सेट हो जाती है जी। अब दूसरी जितनी गेम्स हैं उसमें आप जैसे स्नोकर के हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, और ये कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे 5 या 6 ऐसे टूर्नामेंट आर्मी होने लेवल चाहिए। पे हमारे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, स्नोकर खेली है या इस तरह की गेम्स बच्चे खेलते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता या उनको एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जैसे स्नोकर का अगर ले लें, बाकी भी हमारी गेम्स हैं और हॉकी को भी प्रमोट करना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए, पर स्नोकर में भी 5 या 6 ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए जो जिसमें प्राइज मनी बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई भी प्लेयर वो विन करे, 5 में से अगर 2 या 3 भी विन करें, तो उसका वो जो साल का खर्चा है या 2 साल का खर्चा है वो निकलना चाहिए। बिल्कुल। और फिर बात वहीं पे आ जाती है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाती, और इसके अंदर गवर्नमेंट को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इस चीज़ में गवर्नमेंट भी सोच रही होगी और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी आएगी इस चीज़ में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कहीं भी अगर मशवरा हुआ तो इस चीज़ को देंगे कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसको हम उसकी लुक आफ्टर करें और जहाँ भी हेल्प आउट हो सकती करें। आज हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक साबिका खिलाड़ी रह चुके हुए हैं और एक साबिक खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया में अपना एक नाम मनवा चुके हुए हैं। उनके आने के बाद क्रिकेट में किस तरह की तब्दीलियाँ आपने देखी हैं और क्या समझते हैं कि उनके आने से अब हालात कैसे हैं? देखिए, चेंजिंग तो आई है काफ़ी। जैसे मैंने कहा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं था, तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन्होंने बनाया है, तो ये समझ लें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रिकेट के रिलेटेड, ये सब उसको मॉनिटर कर रहे हैं जी। हमने उनको जवाब देना होता है, तो ये पहले ये सिस्टम नहीं था, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। इससे प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा हो गया, प्लेयर को इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनके साथ है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सही। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। आज हमने आपका ईद का दिन जो है वो एकदम से आके आपको सरप्राइज़ भी कर दिया, तो मेरे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, मेरी तरफ से तो आपको रिक्वेस्ट यही है कि इस कोरोना के दौर में मास्क को और अपना एक जुज़ बना लें और इसको इतना को क्लोज समझें कि ये आपके साथ है। कहीं भी निकलें, कहीं भी जाएं, मास्क पहनें और अपने हाथों को जब भी टाइम मिले आपको धोएं और सैनिटाइज अपने साथ कैरी करें।
तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। और इस मुश्किल वक़्त में मेरी ये फिर रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज़ को समझें, मास्क को अपना एक लाजमी जुज़ बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब आपका कि आपने ईद के दिन जहां आप अपने फैमिली को टाइम देते हैं, हमें वक्त दिया, और हमारे पूरे टैलेंट ग्रुप की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है प्रोग्राम का वक्त, लेकिन आपकी ईद अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ईद की खुशियों को बरकरार रखना है और बिलखुसूस ज़िंदगी की खुशियों को बरकरार रखना है तो एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमने कोरोना को मिलकर शिकस्त देनी है और SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना है, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी खुशियां हैं जिन्हें हम मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।